नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात तीरथ रावत सरकार में विभागों के बंटवारे की। तो तीरथ सिंह रावत सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम तीरथ सिंह के पास गृह, वित्त, वाणिज्य, कारागार, सूचना, पीडब्ल्यूडी समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इस वक्त मौजूद हैं। ज्यादातर पुराने मंत्रियों के लगभग वही विभाग हैं जो पिछली सरकार में थे। सतपाल महाराज को सिंचाई एवं लघु सिंचाई, संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन दिया गया है। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। हरक सिंह रावत को वन एवं पर्यावरण का मंत्रालय दिया गया है। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल ग्रामीण निर्माण का मंत्रालय दिया गया है। वहीं यशपाल आर्य को परिवहन विभाग दिया गया। अरविंद पांडे को विद्यालयी शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्री का विभाग, गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म उद्योग मिला है। धन सिंह रावत को सहकारिता, उच्च शिक्षा का विभाग मिला। वहीं रेखा आर्या को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पशुपालन विभाग दिया गया है। तो सभी विभागों का बंटवारा अब कर दिया गया है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद ट्वीट कर सभी मंत्रियों को इस बात को लेकर बधाई दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि नवगठित मंत्री परिषद के सदस्यों को विभाग आवंटित किए गए। मेरे मंत्री परिषद के सहयोगियों को दायित्व मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम उत्तराखंड को विकास के नए पथ पर अग्रसर करेंगे। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर और सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि विभागों का बंटवारा हो गया, बहुत सारे विभाग अभी भी पुराने मंत्रियों के पास मौजूद हैं। इसको किस तरह से ये मंत्री ले रहे हैं और क्या अब एक्शन मोड में मंत्री अपने विभाग बंटने के बाद शुरू हो गए हैं? एक्शन हो गया है पूरा, एकदम अपने अपने कामों में जुट गए हैं मंत्री? बिल्कुल नीलू, आज 17 तारीख मार्च का दिन और अब यहां से एक नई सरकार के मंत्री कामकाज संभालेंगे और जो पुराने मंत्री उनके विभाग यथावत रखे गए हैं और जो नए मंत्री हैं उनको भी डिपार्टमेंट्स यहां पर दिए गए हैं। फिर वो चाहे बंशीधर भगत हो, बिशन सिंह चुफाल हो और जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास है, जिनमें ऊर्जा है, पीडब्ल्यूडी है, आबकारी है, हेल्थ है, वित्त है, नियोजन है, इसके अलावा राज्य संपत्ति और जो बड़े गृह, गोपन, कार्मिक, ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। लेकिन जो बाकी मंत्री रहेंगे उनके लिए किस तरीके का कामकाज रहेगा, सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको आज ही से अपने वर्क पर लगना होगा, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, आपको अपना काम करके दिखाना होगा फील्ड पर, और तभी आप ये प्रूव हो पाएंगे कि आप एक सही मिनिस्टर, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में आपको काम डिलीवर करना है। मेरे साथ इस वक्त बिल्कुल नए मंत्री जो पेयजल मंत्री हैं, बिशन सिंह चुफाल। सर, क्योंकि बहुत कम वक्त है, आज से आप काम संभालने जा रहे हैं, कैसा टास्क क्या है इस समय? सबसे पहले जो प्राथमिकता है, इसमें बरसात नहीं हुई इस वर्ष, गर्मी का मौसम है, लोगों की पानी की समस्या है कि स्रोत में पानी का। सबसे पहले तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उन लोगों को पानी उपलब्ध करना है। जहाँ पर सड़क है उनको टैंकर के द्वारा पानी उपलब्ध कराएंगे। जहाँ पर यदि पानी के टैंकर नहीं जा सकता है उस क्षेत्र पर हम ऊपर चढ़ाई वाले, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खच्चरों से भी लोगों को पानी उपलब्ध कराएंगे। ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। पूरी सरकार जो अगर देखी जाए, 11 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री, आप लोगों के लिए अब चुनौती क्या है सर, पूरी गवर्नमेंट के लिए? इस समय जो विभाग मेरे, अपने विभाग मेरी चुनौती जो है, मैंने सबसे पहले जो मेरी जिम्मेदारी है उसको काम को करना है। सारे मंत्री को, सरकार को और संगठन को, हमारे सामने सब एक है कि हमने 2022 को दृष्टि देखते हुए जो सरकार ने काम करके हैं उन कामों को जनता तक पहुंचाने का हम लोगों का काम है। सबसे पहले प्राथमिकता है सरकार के और संगठन की। हालांकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंट्स है वो सीएम ने खुद अपने पास रखे, इसका मैसेज आप कैसे देखते हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में किसको क्या देना है। पर आपको लगता है कि जनता बिल्कुल फोकस में रहेगी गवर्नमेंट के, तीरथ रावत सरकार के? बिल्कुल, इस समय कार्यकर्ता के साथ जो है पूरा सरकार के साथ है, जनता सरकार के साथ है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता में उत्साह है।
और ये उत्साह आपका 2022 तक दिखाई देगा। तो नीलू, आप सुन सकते हैं, नए कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिशन सिंह चुफाल। इससे पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि नई सरकार का जो फर्स्ट डे मूव है मिनिस्टर से अपने पोर्टफोलियो के साथ, वो बेहतर साबित होगा। बिल्कुल, एकदम कमर कस ली है मंत्रियों ने भी, और विभागों के बंटवारे के बाद अब कामकाज भी शुरू हो गया है उनका। सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, चुनावी साल है, चुनावी साल में अब जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, और जिम्मेदारियां इस वजह से बहुत बड़ी हैं कि लोगों तक अपने कामों को पहुंचाना है। इसके लिए किस तरह से अब एकदम अलर्ट मोड पर हैं और किस तरह से कमर कस चुके हैं तमाम मंत्री अपने विभागों को लेकर? देखिए नीलू, खासकर जो नए मंत्री बने उनके लिए पीरियड बहुत चैलेंजिंग होगा। 9 महीने का समय है, उनको प्रूव करना है कि वो किस तरह से कामकाज करेंगे, किस तरह से जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचे, ताकि 2022 में उनको उसका बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो अभी मैं विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो नए मंत्री हैं, चूँकि जो पुराने मंत्री थे उनके तो यहाँ पर कक्ष आवंटित है, लेकिन नए मंत्रियों को भी कक्ष आवंटित किए जा चुके हैं। रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। अभी बिशन सिंह चुफाल को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे के आसपास बिशन सिंह चुफाल यहां पर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। वो अपने पेयजल विभाग के अधिकारियों से आज बातचीत करेंगे, और जिस तरह से बिशन सिंह चुफाल ने साफ तौर पर कहा कि हर घर तक जल पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी, ठीक इसी तरह से जो नए मंत्री है यतीश्वरानंद, वो भी करीब 12 से 1 बजे के आसपास विधानसभा पहुँच सकते हैं, और जो संबंधित डिपार्टमेंट्स है जो उनको मिला है गन्ना एवं चीनी उद्योग का, उनके अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो मंत्री हैं वो भी एक्शन मोड में हैं। उनको पता है कि केवल 9 महीने का समय है। इस 9 महीने के समय में भी 3 उपचुनाव होने हैं, आचार संहिताओं का भी दौर रहेगा, इसके चलते भी विकास कार्य बाधित रहेंगे। तो मंत्रियों पे प्रेशर होगा बेहतर परफॉर्मेंस का। जी बिल्कुल, दीपांकर के पास चलेंगे। दीपांकर, हमने देखा कि विभागों का तो बंटवारा हो गया, बहुत सारे मंत्रियों के पास वही पुराना विभाग रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े विभाग अपने पास रखे हैं। क्या मुख्यमंत्री को लगता है ये तमाम विभाग अगर अपने अंडर में रखे जाए तो इस पर नजर बनाई रखी जा सकती है, और लोगों तक जो भी विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो सही तरीके से वो देख सकते हैं, इसलिए सारे बड़े विभाग अपने पास? हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि जब भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में, वो बड़े डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास लगभग 45 से ज्यादा डिपार्टमेंट यहां पर थे, और उसमें वो डिपार्टमेंट्स जो प्रकाश पंत के निधन के बाद उनको मिले थे। तो उसके बाद ये बातें निकल कर आई थी पिछली गवर्नमेंट में कि सीएम के पास कई विभाग हैं, कई विभागों में काम नहीं हो पाता, सीएम एक साथ 45 से ज्यादा विभागों में किस तरीके से ध्यान देंगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने लगभग 13 से 14 डिपार्टमेंट अपने पास रखे। इसमें बड़ा डिपार्टमेंट फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस हर जगह से करेक्ट करता है। इसके अलावा एनर्जी हमेशा से मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। कुल मिला के ओवरऑल तीरथ सिंह रावत की जो अप्रोच यहां पर दिखती है, तो उन्होंने जो चाबी है वो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स की चाबी है वो अपनी जेब में रखी है, लेकिन मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो को भी इस तरह से मैनेज किया है ताकि पूरा एक कंबाइंड एफर्ट पूरी गवर्नमेंट में दिखे। और जिस तरह बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो चाहे तो कोई भी डिपार्टमेंट अपने पास रख सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से फाइल। इसलिए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बिल्कुल उनके हिसाब से किया गया है, ताकि जो भी योजना है वो जनता तक पहुंचे, और यही चाहती है उत्तराखंड की सरकार इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। सल्ट सीट का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 2 मई को मतगणना की जाएगी। वहीं 30 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से सल्ट की सीट खाली हो गई थी। 20 मार्च को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सल्ट जाने का कार्यक्रम बनाया है। वहीं तीरथ सिंह रावत सरकार की यह पहली परीक्षा भी होगी। और साल 2022 के आम चुनाव से पहले उत्तराखंड को 3 और चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सल्ट में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उपचुनाव होना था, लेकिन इस बीच सियासी उठापटक क्या हुई, अब सल्ट के अलावा प्रदेश की जनता को 2 और उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें सांसद तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद गढ़वाल संसदीय सीट का उपचुनाव भी शामिल है। अब कांग्रेस का कहना है कि 2022 के चुनाव से पहले जनता को 3 उपचुनाव की आचार संहिता से गुजरना होगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर बहुत विकास में बाधित होगा, बाधा आएगी। लगातार मुख्यमंत्री काम करेंगे या चुनाव कराएंगे।
इधर बीजेपी का कहना है कि बतौर संगठन उसकी बूथ लेवल तक पूरी तैयारियां हैं और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैलेंज भी है और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और हर तरह से हम तो हमारे कार्यकर्ता भी हर समय तैयार है, किंतु विकास की गति रुके ना, विकास तीव्र गति से होते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य अवरुद्ध होगा। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बजाय लोकसभा सीट के उपचुनाव से बीजेपी को जरूर टेंशन हो सकती है, क्योंकि इससे गढ़वाल की 14 विधानसभाएं आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगी। इससे बचने के लिए लोकसभा उपचुनाव के साथ ही बीजेपी आम चुनाव का बिगुल भी बजा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में आयोजित बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और इस दौरान सीएम तीरथ रावत ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चा भले ही स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन संस्कार घर में दिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने के कारण आज संस्कारों में गिरावट आ गई है। आज फटी जीन्स वाली संस्कृति हावी हो गई है। परिवार में भी संस्कार होने चाहिए और जिस तरह बच्चे को आप संस्कार देंगे उसी तरह वो बनेगा। बाहरी वातावरण से कैसे उसको दूर रखें। जो आजकल एक टीवी, मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों चीज़ें हैं और उसके कारण भी यह नशा और दूसरा जो बाहरी देशों का, कंट्रियों का जिस तरह का वातावरण और उससे बच्चों को टीवी के द्वारा वो जो सामने दिखता है वही वो करता है। और पूर्व सीएम हरीश रावत आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लक्सर में हरीश रावत उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, वहीं पर हरिद्वार के लंढौरा में किसानों के समर्थन में रैली निकालेंगे। हरीश रावत लंढौरा में बैलगाड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज हरीश रावत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और रुद्रप्रयाग में एक व्यापारी ने पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता देवेंद्र जिकवाण पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। व्यापारी नेता ने डीएम रुद्रप्रयाग से इस बात की लिखित शिकायत की है। व्यापारियों का कहना है कि राज्य मंत्री की धमकी से वो दहशत में है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री ने व्यापारी नेता के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए आरोप लगाया कि कई व्यापारी गांव में घूमने वाले फेरी वालों से अभद्रता कर रहे हैं, जबकि फेरी वालों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। ऐसे में उन्होंने केवल व्यापारियों को समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे कोई फेरी वाले घूम रहे थे, उनको देखने के लिए यहाँ पे आए तो सब व्यापारी ने उनको पास मांगना, तो उनके पास कोई पास नहीं था। और यहाँ पे पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र जिकवाण यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कौन हो, क्या पद हो। मैं व्यापार महामंत्री हूँ। और बोलने लगे, सारे व्यापारी इकट्ठा हो गए, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और मेरा परिवार और सारे व्यापारी दहशत में हैं, सारे व्यापारी यहाँ पे, कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, इस कारण वो दहशत में हैं। नहीं, मैंने कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी। मेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या है? चाहे तो मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ और इस जिले का जो है ना निर्माण मैंने करवाया है, इस नगर पंचायत को नगर पालिका मैंने बनाया है, यहाँ के विकास में मेरी भागीदारी है। तो इनके कुछ चंद लोगों के कहने से हो जाएगा सब मैंने जान से मारने की धमकी दी है। और देहरादून से खबर आ रही है, यहां पर विधायक महेश नेगी यौन शोषण मामले में आज फैमिली कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में पीड़ित महिला ने बच्ची के भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस मामले में आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता दें, विधायक महेश नेगी यौन शोषण मामले में आज फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में पीड़ित महिला ने बच्ची के भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। और चंपावत में इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर नेपाल के अतिक्रमण करने का मामला अब सामने आया है। विवाद बढ़ने के बाद भारतीय प्रशासन ने नेपाल प्रशासन से नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की है। ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से लगे नो मैंस लैंड से नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई के काम प्रशासन ने रुकवा दिया। इस दौरान नेपाल प्रशासन ने भारतीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दिया। वहीं भारतीय प्रशासन ने नेपाल के अधिकारियों को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। भारतीय प्रशासन नेपाल द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है।
और रुड़की से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बोर्ड ने 31 मार्च तक सभी सरकारी निजी अस्पतालों को पीसीबी में पंजीकरण कराने के आदेश दिए हैं और पंजीकरण नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाने की बात कही है। तो बड़ी खबर, किस तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्ती दिखाई है। बोर्ड ने 31 मार्च तक सभी सरकारी निजी अस्पताल को पीसीबी में पंजीकृत करवाने को कहा है। और कोटद्वार में बिजली विभाग का नया कारनामा देखने को मिला। विभाग की ओर से 10 महीने में बंद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंज को अब 35,000 रुपए का बिल भेज दिया गया है। वहीं अब स्कूल की लाइट तक काट दी गई है, जिसके बाद स्कूल में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। स्कूल में बिजली ना होने से बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं टॉयलेट की टंकियों में पानी ना होने से टॉयलेट में भी ताला लटक रहा है। बड़ी बात, लास्ट ईयर 2020 में जब पूरे सारे स्कूल बंद थे, स्कूल बच्चे नहीं आ रहे थे, स्कूल में ताला लगा था, मुश्किल से ये लोग महीने में एक दिन जाते होंगे बच्चों को राशन बांटने के लिए, जो डिपार्टमेंट के निर्देश थे। उसके बाद ये जो बिल भी आ रहा है उसकी अमाउंट भी है 35,441। तो 35,500 रुपए का बिल कैसे आ सकता है, ये संभव कैसे है? और जबकि वो स्कूल में कुछ हुआ भी नहीं, कोई ना फंक्शन हुआ है ना कुछ बात। और हम आपको बता दें कि कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी करीब 12:30 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी प्रधानमंत्री की, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होने वाले हैं। और उत्तराखंड में मई में चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सालों से चारधाम यात्रा करा रही संयुक्त रोटेशन यात्रा से उत्साहित भी है और इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए हाईटेक बसों की रेंज भी उतार रही है। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ साथ परिवहन व्यवसाय भी अब जुट गए हैं। तकरीबन 4 बसों की 5 बसों, मतलब 5 टाइप की कैटेगरी है। इसमें हमारे पे 2x1 है, 2x2 है, 2x2 ऑर्डिनरी है, 2x2 पुशबैक है, 3x2 42 सीटर बस होती है और 2x2 27 सीटर बस होती है। तो ये हमने कैटेगराइज कर रखी है। तो जिस तरह का भी यात्री जो मांगता है तो हम उस तरह की बसें उसे प्रोवाइड करा देते हैं। और टेरी झील बोटिंग पॉइंट एक उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन टाडा की अनदेखी के चलते दूर दराज से आने वाले पर्यटक और बोट व्यवसायियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बोटिंग पॉइंट तक जाने वाले रास्तों और कई बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी टाडा की है, जिसके लिए वो बोट व्यवसायियों की 60,000 सालाना टैक्स और एक टिकट पर 15 रुपए लेता है, लेकिन सुविधाओं की काफी कमी है। वहीं टाडा के सीईओ का कहना है कि शासन से इसके लिए पैसा मिल चुका है और जल्द ही व्यवस्थाएं अब दुरुस्त कर ली जाएंगी। और अब व्यक्ति पे टैक्स देते हैं, सालाना पूरा टैक्स देते हैं, फिर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी और जो 3 शेड बने होने की, जो रहने की आवासीय, वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। टिहरी मतलब जो बोटिंग पॉइंट में वहाँ पर जेटी की व्यवस्था होनी थी, तो उसके लिए हमने धनराशि की मांग की थी पर्यटन निदेशालय से। वो धनराशि हमें प्राप्त हो गई है, तो इसके बहुत ही जल्दी टेंडर करके जो भी एजेंसी उसमें हम लोगों की पैनल होगी, तो वो एजेंसी जो अलग बोटिंग पॉइंट्स और भी कुछ बनाने हैं, प्लस उस बोटिंग पॉइंट का विस्तार होना है, तो ये सब सारी सुविधाएं जो हैं वो वहां पर कर ली जाएंगी। इसमें धनराशि प्राप्त हो गई है। और सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ मेले में बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि समेत सभी सुविधाएं देने के आदेश के बाद बैरागी संतों में अब उत्साह है। प्रशासन ने हरिद्वार के बैरागी कैंप में भूमि की पैमाइश शुरू कर दी है। डीएम दीपक रावत ने बैरागी कैंप में साधु संतों से मुलाकात की है और मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा भी की। साथ ही कहा कि 1 हफ्ते में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे असम का, जहां पर कामाख्या मंदिर में आज सीएम योगी मौजूद है। सीधी तस्वीरें आप असम से देख रहे हैं, जहां पर कामाख्या मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने देखा है कि जहां भी वो जाते हैं, अगर कोई प्रसिद्ध मंदिर रहता है और जिनकी मान्यता बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर खुद सीएम पहुंचते हैं। और अगर कामाख्या मंदिर की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्राचीन महत्व है इसका। आज कामाख्या मंदिर में है। असम में चुनाव होने हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कामाख्या टेम्पल की तस्वीरें हैं और यहां पर पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं सीएम योगी। तो तस्वीरें सीधे असम के कामाख्या मंदिर से। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी। प्राचीन मान्यता है, बहुत ही
मान्यता प्राप्त मंदिर है ये, और जो भी असम आता है वो कामाख्या माता के दर्शन बिना वापस नहीं लौटता है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम में है और यहां पर कामाख्या मंदिर, इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है उसके अंदर दाखिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। तो दूर दूर से लोग कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। चुनाव है असम में, मुख्यमंत्री आज वहां पर मौजूद हैं और उससे पहले, चुनाव प्रचार से पहले मुख्यमंत्री ने कामाख्या देवी मंदिर में पहुंचकर का दर्शन पूजन किया है और जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। अलग अलग मंदिर, कई सारे मंदिर हैं वहां पर, लेकिन मुख्य मंदिर जो है कामाख्या देवी का टेम्पल है, उसके अंदर अभी इस वक्त दाखिल हुए हैं और वहां पर दर्शन पूजन के बाद फिर ये आगे चुनाव प्रचार का मुख्यमंत्री आगाज करने वाले हैं। तो तस्वीरें असम के कामाख्या मंदिर से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए। तो असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी। हम आपको बता दें, अगर इस कामाख्या मंदिर की बात की जाए तो बहुत पुरातन महत्व है इस मंदिर का और माता कामाख्या यहां पर मौजूद है। पूरे जो भी असम में यहाँ पर आता है वो कामाख्या देवी के दर्शन बिना नहीं जाता है और आज मुख्यमंत्री असम में है तो उन्होंने शुरुआत अपने दिन की इसी से की है। कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं यहाँ पर और पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कामाख्या टेम्पल की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ पूजा पाठ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, असम में भी चुनाव होना है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आज असम पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं भगवान से ये भी प्रार्थना और दुआ होगी मुख्यमंत्री की कि पार्टी की जीत यहां पर बम्पर हो और इसी भावना के साथ और तमाम मनोकामनाओं के साथ आज सीएम योगी पहुंचे भी हैं कामाख्या मंदिर, पूजा पाठ करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की बात की जाए तो वो जहां भी जाते हैं, कोई भी प्रसिद्ध और दिव्य मंदिर वहां पर होता है तो उसके दर्शन पूजन जरूर करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज कामाख्या टेम्पल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूजा पाठ की है। पूजा पाठ इस वक्त भी उनकी चल रही है। तो असम में आज मुख्यमंत्री हैं, हमने देखा था कल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का दौरा था और आज असम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो असम दौरे पर हैं सीएम योगी, कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। असम में कामाख्या मंदिर की अगर बात की जाए, बहुत पुरातन मंदिर है, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की और जो लोग यहाँ आते हैं वो कामाख्या देवी के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी अपने दिन का आगाज आज कामाख्या देवी के दर्शन के साथ किया है। यहाँ पर वो पहुंचे हैं, पूजा पाठ इस वक्त उनकी चल रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कामाख्या धाम की आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं दर्शन पूजन के लिए। सालों भर यहाँ पर इसी तरह से भीड़ देखने को मिलती है। और कामाख्या मंदिर में आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम में है मुख्यमंत्री और उससे पहले आज कामाख्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो असम में सीएम की आज 3 रैलियां होनी हैं और 3 रैलियों को आज सीएम संबोधित करने वाले हैं। भगवान से आशीर्वाद, जीत का भगवान से आशीर्वाद कह सकते हैं कि सुख, शांति और समृद्धि का। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री योगी नाथ कामाख्या टेम्पल पहुंचे हैं, कामाख्या देवी के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है कामाख्या और कामाख्या पहुंचने के बाद खासतौर पर कामाख्या एक पहाड़ पर स्थित है। ये मंदिर है जहां पर लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं और असम में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। असम ही क्या, पूरे देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं और यहां पर पूजा पाठ करते हैं। आज सीएम जब असम में है तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना कामाख्या देवी के आशीर्वाद के साथ ही आज रैलियों के करने का सिलसिला वो शुरू करें, इसलिए दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ के साथ की है। पूजा पाठ इस वक्त कामाख्या टेम्पल में सीएम योगी का चल रहा है और इसके बाद आज असम में उनकी 3 रैलियां होनी है। इन 3 रैलियों में कहीं ना कहीं आज सीएम चुनाव प्रचार करेंगे और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जीत की उम्मीद के साथ भगवान के दर पर सीएम योगी।
शक्ति पूजा करके और वही शक्ति अपने आप में भी, अपनी पार्टी के लिए भी और जीत की उम्मीद के साथ आज मुख्यमंत्री कामाख्या टेम्पल पहुंचे हैं और एक शक्तिपीठ में से कामाख्या टेम्पल जो बेहद प्रसिद्ध है और बेहद मान्यता प्राप्त।